Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, जय भवानी विमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल बन जाएगी। ये किस राज्य के परभनी जिले में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए महाराष्ट्र। तो जय भवानी विमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल विल बिकम द फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इन एशिया। इट इज लोकेटेड इन परभनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जय भवानी विमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल के जो चेयरमैन है उन्होंने ये घोषणा की है कि ये जो मिल है ये पूरी तरीके से सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा पे ऑपरेट करेगा। और इसके साथ साथ ये मिल भारत का पहला सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल रहेगा जो कि एशिया में भी प्रथम नंबर पर है और ये महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थित है। तो चलिए अब इस मिल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो मिल है ये स्प्रेड है अक्रॉस 30 एकर्स ऑफ लैंड और इसकी कुल जो लागत आई है बनाने में वो है 100 करोड़ रुपए। जब ये मिल पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और इस मिल में कॉटन से कपड़ा बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, मिया संधू इनमें से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी मोल्डोवा। मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मिया संधू। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में मोल्डोवा ने इलेक्ट किया है अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति को, जो कि पहले इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है और उनका नाम है मिया संधू। और मिया संधू ने 57.7% ऑफ द पॉपुलर वोट हासिल किए हैं 17 नवंबर को। तो चलिए जानते हैं कि उनके बारे में और क्या कहा गया है। तो ये पहली मोल्दोवन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मिया संधू, जिन्होंने जो रिजिड ग्लास सीलिंग थी जिसमें पहले ये जो पोस्ट है सिर्फ मर्दों को दी गई थी उसको उन्होंने तोड़ा है और जिसमें काफ़ी कम महिलाओं ने अचीव किया है इन दी पोस्ट सोवियत स्पेस सो फार। और ये जो डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में ये दिया है क्रिस्टीना गेरासिमोव, जो कि एक रिसर्च फेलो है एट द जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। तो यानी कि कुल मिला के उन्होंने यही कहा है कि ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मिया संधू के लिए, बिकॉज ये जो नॉर्मल ग्लास सीलिंग है उसको उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि ये जो स्पेस है नॉर्मली वो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को ही मिलती रही है अब तक, और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, एक नया स्पेस क्रिएट किया है बाकी महिलाओं के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मोल्दोवा के बारे में। तो मोल्दोवा का जो कैपिटल है वो है चिसिनाउ और इनकी जो करेंसी है वो है मोल्डोवन लेव। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, यूके सरकार ने 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए पहले प्रायोजकों की घोषणा की है। COP26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा COP26। तो यूके गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फर्स्ट स्पॉन्सर्स फॉर 2021 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 एंड इट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूके सरकार ने 17 नवंबर को ये अनाउंस किया है कि जो पहले प्रिंसिपल पार्टनर्स रहेंगे फॉर द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26, जो कि शेड्यूल की जाएगी ऑन नवंबर 1 to 12, 2021 इन ग्लासगो, यानी कि अगले वर्ष 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगी ये कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, जो कि है स्कॉटलैंड में। और इसकी घोषणा की है यूके सरकार ने 17 नवंबर को। तो ये जो यूके क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस है ये हर साल एनुअली होते हैं, जिसमें जो पार्टीज़ है टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC की जो पार्टीज़ होती है वो एक साथ आते हैं और डिस्कशन की जाती है जो मेन
प्रेसिंग क्लाइमेट इश्यूज़ है कि उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या मेजर कंसर्न्स है एट प्रेजेंट हमारे प्लानट के लिए। तो ये ओरिजिनली इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 नवंबर में होने वाला था, लेकिन इसे अगले वर्ष पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी मेज़बानी करेगा यूके इन पार्टनरशिप विद इटली। जिस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि उन्होंने जो प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं इसके उनकी घोषणा की है, तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। उनके नाम है एसएससी, स्कॉटिश पावर, नेशनल ग्रिड एंड नैट वेस्ट ग्रुप। तो ये 4 उनके प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं फॉर द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का विलय होने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, DBS बैंक इंडिया। तो DBS बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज होने जा रहा है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो मर्ज होगा अब विद DBS इंडिया, और लक्ष्मी विलास बैंक का जो विड्रॉल है अब वो कैप कर दिया गया है अब टू ₹25,000 टिल December 16, यानी कि 16 दिसंबर तक जो सेविंग्स और करंट अकाउंट है उनकी जो कैपिंग हो गई है विड्रॉल की वो हो गई है 25,000 रुपये तक। और इसके बाद ये बैंक DBS इंडिया के साथ मर्ज होने जा रहा है, और इसकी घोषणा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है 18 नवंबर को, कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने 16 दिसंबर तक लक्ष्मी विलास बैंक को यानी कि LVB को मोरेटोरियम में रखा है। और ये डिसीजन लिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पिछले 3 साल की जो पोजीशन देखी है लक्ष्मी विलास बैंक की, उन्होंने देखा है कि जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और उनके जो असेट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इरोड हो चुके हैं कम्प्लीटली। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट किया है कि इनसे मोरेटोरियम में रखा जाए, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा स्टेडी डिक्लाइन हुआ है उनके असेट्स में। तो ये जो मोरेटोरियम है ये इमीडिएटली इन इफेक्ट आया है, और जैसे कि हमने आपको बताया है कि विड्रॉल्स जो कस्टमर्स के लिए हैं वो 25,000 रुपये तक कैप कर दिया गया है फॉर 1 मंथ। तो कुछ हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। जस्ट अ मिनट। तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1926, और इसे 7 पार्टनर्स ने मिलकर इसकी खोज की थी, और ये बेस इसके हेडक्वार्टर्स है करुण में। तो जो ये 7 पार्टनर्स इन द ईयर 1966 में उन्होंने खोज की थी इस प्राइवेट बैंक की, इसके जो हमने आपको बताया कि इसके जो असेट्स है वो स्टेडीली डिक्लाइन कर रहे थे, इसके कारण इन्हें मोरेटोरियम में रखा गया है। और इससे पहले कुछ वर्षों से आरबीआई ये देखती आई है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। सबसे पहले वर्ष 2018 में IFNLS का जो स्कैम है वो सामने आया था। वर्ष 2019 में PMC बैंक पर उनके विड्रॉल्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 2020 मार्च में लॉकडाउन के पहले येस बैंक पे मोरेटोरियम लगाया गया था, उनको मोरेटोरियम में लाया गया था बाय द RBI, और अब इस वर्ष में अगेन लक्ष्मी विलास बैंक पर मोरेटोरियम इमीडिएटली इफेक्टिव किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने साइबर धोखेधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज C, HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स। तो हर वर्ष 15 नवंबर से 21 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है, और ये दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ष है जब HDFC बैंक ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस वर्ष उन्होंने मुंह बंद रखो कैंपेन को लॉन्च किया है। पिछले वर्ष ये जो कैंपेन था ये कोरोना वायरस थीम के ऊपर था, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लोगों को कि वो मास्क पहने ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो रोका जा सके, और इस बार उन्होंने इसे एक्सटेंड किया है ताकि साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाई जा सके। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स।
तो HDFC बैंक ने 17 नवंबर को ये घोषणा की है कि उन्होंने लॉन्च किया है मुंह बंद रखो कैंपेन, जिसके तहत साइबर फ्रॉड्स के अगेंस्ट में जागरूकता फैलाई जाए ताकि उन्हें रोका जा सके। तो कुछ बेसिक चीज़ें लोगों को फॉलो करनी होंगी जिनसे साइबर फ्रॉड्स रोका जा सकता है, जैसे कि वो अपनी कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, अपने कार्ड की CVV एक्सपायरी डेट, OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के डिटेल्स, लॉगिन ID पासवर्ड्स, चाहे वो फ़ोन पे हो, SMS पे हो, ईमेल पे हो या किसी भी सोशल मीडिया से हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जनरल पब्लिक को कि ये सारी डिटेल्स वो किसी के साथ भी शेयर ना करें ताकि उनका पैसा सेफ रहे। और हमने आपको ये बताया है कि जो बैंक है ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है, जो कि इसीलिए लाया गया है ताकि जो फ्रॉड का इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। और ये 15 नवंबर से 21 नवंबर तक हेल्ड किया जा रहा है। इसके अलावा HDFC बैंक 1000 वर्कशॉप्स कंडक्ट करेगी ऑल ओवर द कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। तो चलिए जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। तो भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ने बहुत ज़रूरी है कैंपेन लॉन्च किया है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन शुरू किया गया था बाय नीति आयोग ड्यूरिंग कोविड-19। ब्रेक द चेन मास्क कैंपेन शुरू किया गया था केरला सरकार द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन शुरू किया गया था कर्नाटका द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया गया था बाय कोटक महिंद्रा बैंक। PNB ने शुरू किया था डिजिटल अपनाए कैंपेन, जिसमें वो लोगों को अर्ज कर रहे थे कि वो डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट्स करें एट POS। और RBI ने शुरू किया था कैंपेन जिसका नाम है RBI कहता है। तो ये कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्तर पर किस बीमारी को खत्म करने के लिए WHO ने पहली बार प्रतिबद्ध किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E सर्वाइकल कैंसर। इन अ फर्स्ट, WHO हैज कमिटेड टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर ग्लोबली एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पहली बार 194 कंट्रीज जिसमें भारत शामिल है, उन्होंने ये कमिट किया है कि वो एलिमिनेट करेंगे कैंसर को बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन। और ये जो रेजोल्यूशन है वो उन्होंने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस वर्ष। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये की गई थी बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल स्ट्रैटेजी द्वारा, जिसके तहत वे ग्लोबल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि जो एलिमिनेशन है ऑफ सर्वाइकल कैंसर का उसे एसेलरेट किया जा सके। और ये लॉन्च किया गया है 17 नवंबर 2020 को ऑन द क्लोज ऑफ द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पे उन्होंने लॉन्च किया है एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी जिसके तहत जो सर्वाइकल कैंसर है उसको ख़त्म करने के लिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो जो सर्वाइकल कैंसर है ये द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग विमेन ग्लोबली। तो इसके खिलाफ यानी कि इस टाइप के जो कैंसर है उसके खिलाफ जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई है इन द बैकड्रॉप ऑफ नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक विच हैज़ एलिमिनेटेड द फोकस फ्रॉम अदर डिजीज एंड इंटरप्टेड वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज ऑलरेडी पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है। तो इसने जो फोकस है बाकी डेडली बीमारी से वो हटा करके खुद पे शिफ्ट कर लिया है। तो इससे लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो इंटरप्ट हो गए हैं, स्क्रीनिंग्स नहीं हो पा रही हैं टाइमली और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू एसेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये जो प्रोग्राम है इसके क्या एम्स हैं जो कि कंप्लीट किए जाएंगे बाय 2030 ग्लोबली। तो इसके तहत जो 90% लड़कियां हैं उन्हें फुल्ली वैक्सीनेट किया जाएगा विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वैक्सीन बाय 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 वर्ष की लड़कियों तक 90% तक उन्हें HPV वैक्सीन दिया जाएगा। 70% महिलाओं को स्क्रीन किया जाएगा यूजिंग HPT यानी कि हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बाय 35 ईयर्स ऑफ एज एंड अगेन एट 45 ईयर्स। इसके अलावा 90% जो महिलाएं हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा विद सर्वाइकल डिजीज़ और उन्हें ट्रीटमेंट दी जाएगी।
यानी कि 90% महिलाओं को ट्रीटमेंट दी जाएगी विद द प्री कैंसर ट्रीटेड एंड 90% ऑफ वुमेन विद इन्वेसिव कैंसर मैनेज्ड। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारी अपकमिंग गवर्नमेंट स्कीम के प्रोजेक्टेड टारगेट्स और उनके एजेंडा लिस्ट क्या क्या है। तो हमारी भारतीय सरकार का ये टारगेट है कि हम एलिमिनेट कर सके टीबी पूरी तरीके से वर्ष 2025 तक, सभी लोगों के पास अफोर्डेबल हाउसिंग हो बाय द ईयर 2022। हमारे जो किसान हैं उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए वर्ष 2022 तक, और इसके लिए उन्होंने किसान रेल ऑलरेडी लॉन्च किया है। इसके अलावा हम सोलर पावर जनरेट कर सके और 500 गीगावाट बाय ईयर 2030। हर घर जल उपलब्ध हो बाय द ईयर 2024। उत्कर्ष, ये जो रोड प्लान है बाय आरबीआई, ये हम अचीव कर सके वर्ष 2022 तक। सभी लोगों के पास पीने का यानी कि साफ पीने का पानी उपलब्ध हो वर्ष 2024 तक, और जो हम अचीव कर सके ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फेटलिटीज़ बाय द ईयर 2030। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, उस वायरस का नाम बताइए जिसे हाल ही में बोलिविया में खोजा गया है और जो मानव से मानव के संचालन में सक्षम है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई चैपर वायरस। The Chaper virus has been discovered recently in Bolivia and which is capable of human to human transmission। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो रिसर्चर्स है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने डिस्कवर किया है कि जो चैपर वायरस है वो केपेबल है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो करेंटली ये प्रॉब्लम बोलिविया फेस कर रही है, और ये एबोला वायरस की तरफ ये वायरस केपेबल है ऑफ कॉजिंग हेमरेज फीवर। तो पहली बार इस वायरस को डिस्कवर किया गया था वर्ष 2004 में इन बोलिविया, और उसके बाद उसी वर्ष वो अचानक से डिसअपियर हो गया था। लेकिन 2019 में 5 लोगों को ये इन्फेक्ट किया गया था इस वायरस से दोबारा, और इस 2019 आउटब्रेक में इस वायरस के जो सैंपल्स है वो बॉडीली फ्लूइड्स में पाए गए थे। यानी कि ये मोस्टली उनका ऐसा मानना है कि ये रॉडेंट्स से होता है, जो इन्फेक्टेड रॉडेंट्स हैं उनसे हो सकता है ये वायरस, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ये काफ़ी हद तक डेडली भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 5 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज जो वर्ष 2005 से आई हैं और इनकी जो डिक्लेरेशन है वो कब फॉर्मलाइज की गई थी। तो स्वाइन फ्लू आया था वर्ष 2009 में, पोलियो आया था इन द ईयर 2014, Ebola virus again came in 2014, Zika virus came in the year 2016, Ebola 2019 में दोबारा आया था, और कोविड-19 वर्ष 2019 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किसे हराकर डोमिनिक थिएम ने ATP फाइनल 2020 जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी राफेल नाडल। बाय बीटिंग राफेल नाडल, डोमिनिक थिएम हैज़ वन द ATP फाइनल्स 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डोमिनिक थिएम ने 18 नवंबर को 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नाडल को हराया है और जीता है ATP फाइनल्स 2020। तो ये जो क्लास था ये था रीजनिंग इन द US Open and French Open winners lock horns with an eye on eye making the last 4 of the yard end finals। तो 26 वर्षीय ऑस्ट्रियन मास्टर ने किया है टाई ब्रेक वंस अगेंस्ट, और उसके बाद उन्होंने स्कोर जो रजिस्टर किया है वो है 7-6 at 7 and 7-6 at 4 स्ट्रेट सेट्स विन ओवर द स्पेनिश एस। तो कुल मिलाकर के जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि डोमिनिक थिएम ने 20 टाइम जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है राफेल नाडाल को उन्होंने हराया है इन दी ATP फाइनल्स 2020। डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रियन ओरिजिन के हैं और राफेल नाडाल स्पेनिश ओरिजिन के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी इनमें से कौन सा देश करेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए इंडिया। तो इंडिया विल होस्ट दी फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन ने कैंसिल किया है विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, और इसे अब वर्ष 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो जो वर्ष 2020 का फीफा विमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप था वो भारत में होने जा रहा था। तो दोनों यानी कि अंडर 17 और जो अंडर 20 महिलाओं का वर्ल्ड कप होने जा रहा था वो इंडिया
और कोस्टारिका में होने जा रहा था, यानी कि अंडर-17 होने जा रहा था भारत में और अंडर-20 होने जा रहा था कोस्टारिका में। लेकिन ये दोनों जो वर्ल्ड कप्स है वो कैंसिल कर दिए गए थे ड्यू टू कोविड-19। और अब ये जो देश है ये होस्ट करेंगे वर्ष 2022 में ये कप्स। तो फीफा ने ये घोषणा की है कोस्टारिका होस्ट करेगा फीफा अंडर-20 विमेंस वर्ल्ड कप वर्ष 2022 में, और उसी ईयर सेम भारत होस्ट करेगा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022। तो चलिए जान लेते हैं कि अभी कौन से अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आने वाले हैं। तो आईसीसी के अंडर-19 वर्ल्ड कप आने वाला है वर्ष 2021 में, जिसकी मेज़बानी करेगा बांग्लादेश। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप आने वाला है वर्ष 2022 में, जिसकी मेज़बानी करेगा साउथ अफ्रीका। हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप आने वाला है वर्ष 2022 में, जिसकी मेज़बानी करेगा स्पेन एंड नीदरलैंड्स। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाला है वर्ष 2021 में, जिसकी मेज़बानी करेगा स्पेन। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।